ये इंसिडेंट इतने मिस्टीरियस और शॉकिंग हैं जो कि कई करोड़ों सालों में सिर्फ एक बार हुए और इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर और साथ में बदल कर रख दिया। इन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स रियल हैं, ना कि कोई फेक। जब अर्थ की शुरुआत हुई तो अर्थ के ऊपर सबसे पहली लाइफ बनी और जो सबसे पहली लाइफ थी उनके लिए ऑक्सीजन जहर थी। मेरा मतलब कि उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट अर्थ की सबसे बड़ा और लाइफ चेंजिंग इंसिडेंटों में से एक है। आज से तकरीबन 2.4 बिलियन साल पहले अर्थ पर एक ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती थी जिनके लिए ऑक्सीजन जहर थी और उस लाइफ का नाम था एनारेबिक। फिर एक टाइम आया, पुरानी लाइफ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी और न्यू लाइफ बनने लगी क्योंकि तब ऑक्सीजन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। पुरानी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ऑक्सीजन के भरने से बनी एक न्यू लाइफ जो कि थी इंसान, प्लांट्स और ह्यूमंस। इसे हम कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट के साथ बनी एक न्यू लाइफ, पर जो पुरानी लाइफ थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है, ज़मीन पर नहीं, समुद्र के नीचे कई गहराइयों में। आज अगर हमारा चांद है तो ये माना जाता है कि ये बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो कभी भी चांद नहीं बनता। पर क्या कभी आपने सोचा कि जब चांद है जो अर्थ का हिस्सा था, जब ये चांद धरती से अलग हुआ तो क्या इसको अर्थ की ग्रेविटी ने अपनी तरफ नहीं खींचा और ये हमारे ऑर्बिट में पहुंचा और कैसे अर्थ के चक्कर काटना शुरू कर दिए। दी बर्थ ऑफ मून। अर्थ के बिल्कुल शुरुआती दौर में लगभग 4-5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम अभी अनस्टेबल था और बहुत से छोटे बड़े प्रोटो प्लैनेट्स घूम रहे थे। उन्हीं में से एक मार्स साइज बॉडी, जिसे थेया कहते हैं, अर्थ की ऑर्बिट के करीब आ गई और सीधी टक्कर के बजाय साइड से ग्लैंसिंग ब्लो अर्थ से टकरा गई, जिससे अर्थ का आयरन कोर बच गया, लेकिन अर्थ की आउटर मोल्टन लेयर्स और थेया का ज्यादा हिस्सा स्पेस में फैल गया। ये पिघला हुआ डेब्री अर्थ के गर्ड रिंग की शक्ल में घूमने लगा और क्योंकि इस मटेरियल के पास काफी साइडवेज स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, अर्थ की ग्रेविटी उस सीधा वापस खींच नहीं पाई, बल्कि वो घूमता रहा। फिर ग्रेविटी ने धीरे धीरे इस डेब्री को जोड़ दिया और कुछ हजार सालों में मून बना, जो बाद में अर्थ के क्लाइमेट, टाइड्स और रोटेशन को स्टेबल करने में बहुत अहम बना। और इसी एक ही बार के कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से आज अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ मुमकिन हो पाई। ओमुआमुआ और ज्यादा मिस्टीरियस होता गया क्योंकि इसका शेप बहुत अनयूजुअल था, या तो सिगार जैसा बहुत लंबा और पतला, या फिर पैनकेक जैसा फ्लैट, जो आज तक देखे गए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बिल्कुल अलग था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब ओमुआमुआ सूरज के करीब आया तो कोई तेल या गैस क्लाउड कॉमा नहीं दिखा, जबकि आमतौर पर कॉमेट्स ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि यह ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के हिसाब से एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा तेज हो रहा था, जैसे कोई चीज इसे हल्का सा पुश कर रही हो। नॉर्मली ये पुश गैस के निकालने से होता है, लेकिन यहां कोई विजिबल गैस या डस्ट नहीं थी, जिसने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। आज ओमुआमुआ इतना दूर जा चुका है कि हम उसे दोबारा कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसने साइंटिस्ट को यह समझा दिया कि हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल अकेला नहीं है, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में घूमते हुए ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी कभी हमारे पास से गुजर सकते हैं। इसी वजह से ओमुआमुआ को एस्ट्रोनॉमी का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। एक ऐसा रियल इंसिडेंट जो सिर्फ एक बार देखा गया, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हुआ, और जिसने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं वो ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्थ ने 2 बिलियन साल पहले यह काम खुद ही कर लिया था, बिना किसी मशीन, साइंटिस्ट या इलेक्ट्रिसिटी के। अफ्रीका के गैबोन नाम के एरिया में, जिसे आज ओक्लो के नाम से जाना जाता है, साइंटिस्ट्स ने यूरेनियम के ऐसे डिपॉजिट्स डिस्कवर किए जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस के क्लियर साइंस मिले, जो सिर्फ तब हो सकते हैं जब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चल चुकी हो। उस वक्त अर्थ की कंडीशंस आज से काफी डिफरेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यूरेनियम का एक आइसोटोप U235 उस जमाने में ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद था। आज ये बहुत कम होता है, और उस यूरेनियम के बीच से ग्राउंड वाटर फ्लो करता था जो न्यूट्रॉन मॉडरेटर का काम करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न रिएक्टर्स में पानी होता है। जब यूरेनियम और पानी का सही रेशियो बना तो न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो गई, और जब पानी गर्म होकर भाप बना तो रिएक्शन रुक जाती, फिर पानी वापस आता और रिएक्शन दोबारा शुरू हो जाती। इस तरह ये नेचुरल रिएक्टर ऑन ऑफ साइकिल में लाखों साल तक चलता रहा। इस नेचुरल रिएक्टर ने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की कि उसने अपने आसपास के रॉक्स और मिनरल्स को परमानेंटली बदल दिया। और जब 1970 में साइंटिस्ट ने वहां से यूरेनियम सैंपल्स एनालाइज किए तो उनमें U235 की क्वांटिटी अननेचुरल तरीके से कम मिली। साथ ही फिजन बाय प्रोडक्ट्स भी मिले
जो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन से ही बन सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट आसपास फैला नहीं, बल्कि वही रॉक्स के अंदर स्टेबल तरीके से बंद रहा, जो आज भी न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज के लिए साइंटिस्ट को सीख देता है। ओक्लो का यह इंसिडेंट इसलिए यूनिक है क्योंकि यह प्रूव करता है कि न्यूक्लियर फिशन सिर्फ ह्यूमन इन्वेंशन नहीं, बल्कि अगर नेचर को सही मटेरियल्स, सही कंसंट्रेशन और सही एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो खुद भी न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकती है। आज तक अर्थ पर ऐसा सिर्फ एक ही जगह कंफर्म हुआ है और इसी वजह से ओक्लो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर को साइंस हिस्ट्री का सबसे अस्टॉनिशिंग और वन टाइम नेचुरल इंसिडेंट माना जाता है। आप लोग न्यू हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फालतू की नेगेटिविटी देखने से तो बढ़िया है हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर